आईवीएफ का जो हम बेबी क्रिएट करते हैं ना, तो हमें मालूम रहता है कि वो बच्चा क्या बनेगा, वो लड़का बन रहा है कि लड़की बन रहा है। रेस्ट ही करना होता है, इसमें तो 9 महीने इंजेक्शन लगते हैं। बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा। आईवीएफ का बच्चा वैसे ही होता है जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी का बच्चा होता है। तो इसका सक्सेस रेट क्या है? 40% तक मेल्स में कमी आ रही है आजकल। क्या आईवीएफ सेफ है? क्या आईवीएफ से जन्मे बच्चे नॉर्मल होते हैं? उन्हें फ्यूचर में सेहत से जुड़ा कोई खतरा तो नहीं रहता? जब कोई कपल आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने का सोचता है तो उनके मन में ऐसे सवालों का आना स्वाभाविक है। हालांकि ये गलत धारणाएं भी हो सकती है, इसलिए इनकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं अंजू रावत। आज हमारे साथ जुड़ी है मदर्स लैब आईवीएफ सेंटर नई दिल्ली प्रीतमपुरा की डॉक्टर शोभा गुप्ता। डॉक्टर शोभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई कपल आपके पास आता है तो उनके मन में आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या क्या डर या सवाल रहते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत तरीके के कपल आते हैं। कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ नॉन एजुकेटेड होते हैं, कुछ बहुत दूर गांव से आते हैं, किसी रिश्तेदार ने रिकमेंड किया होता है कि वहाँ से आपको बच्चा हो जाएगा। तो कुछ लोगों को मालूम होता है कि आईवीएफ प्रोसीजर क्या है। कुछ लोग बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि ये प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या इलाज है। तो जिनको मालूम होता है उनके मन में अलग सवाल होते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है उनके मन में अलग सवाल होते हैं। जैसे कि जिनको बिल्कुल ही कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो फिर उनको तो हम पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे आपके अंडे बनाए जाएंगे, फिर बाहर निकाले जाएंगे, फिर उनको शुक्राणुओं के साथ मीट करा के हम भ्रूण तैयार करेंगे, फिर ऐसे भ्रूण डालेंगे। एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा समझाते हैं। दैट डिपेंड्स कि कितना उनका नॉलेज लेवल है। बहुत सारे लोग बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से भी आते हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरनेट देखने की बड़ी आदत होती है, पूरा गूगल सर्फ करके आते हैं, फिर गूगल पे अलग अलग तरह की जानकारी लेके आते हैं। तो उनके मन में अलग सवाल होते हैं कि क्या ये सेफ़ है, इससे हमारी हेल्थ को तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये इंजेक्शन्स हम कितने ले सकते हैं, कितनी बार आईवीएफ करा सकते हैं, फेलियर के क्या चांसेस हैं, फेल हो गया तो क्या करेंगे। मॉनिटरी इश्यूज़ भी होते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी रिश्तेदार ने जैसे रिकमेंड कर दिया तो आ गए, या किसी के रिश्तेदार ने कहीं और से आईवीएफ कराया तो आ गए। तो जैसे कि अलग अलग एक्सपीरियंस होता है हर सेंटर का। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो उनको लगता है कि इतना पेनफुल है, कितने दिन तक, 9 महीने तक रेस्ट करना पड़ेगा क्या, कितने इंजेक्शन्स लगेंगे। तो अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, अलग अलग तरीके की कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो जैसे हम गलत धारणाओं के या फिर मिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन कौन से मिथ्स सुनाई देते हैं या कपल्स पूछते हैं मिथ्स में तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ ये है कि आईवीएफ का जो हम बेबी क्रिएट करते हैं ना, तो हमें मालूम रहता है कि वो बच्चा क्या बनेगा, वो लड़का बन रहा है कि लड़की बन रहा है। तो उनको, मैडम आपको तो सब मालूम है, मैडम हमारा तो देखो इतना पैसा लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इट्स एन एम्ब्रियो। हमारे पास एक सेल है जो कि हमने यूट्रस में, मतलब कि ओवरी से हमने एक्सट्रैक्ट किया एग। एक सेल है स्पर्म, उसकी मीटिंग के लिए रख दिया। लेकिन उन सेल्स को, जैसे कि ब्लड सेल्स है ना, ब्लड सेल्स में हमें नहीं पता लगता कि मेल का ब्लड सेल है फीमेल, तो वो सेल सारे एक जैसे होते हैं। सेल जब डिवाइड करना शुरू हो जाता है, एक स्टेज पे पहुंचता है, तो वो सेल हम डाल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। तो उसमें हमें नहीं मालूम होता कि ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में स्टिक हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम आपको तो सब मालूम है, मैडम प्लीज़ ये। तो हम उनको समझाते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है। दूसरा मिथ ये होता है कि 9 महीने रेस्ट करना है। तो 9 महीने रेस्ट करने का भी मिथ है कि इसमें तो रेस्ट ही करना होता है, इसमें तो 9 महीने इंजेक्शन लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। 15 डेज़ का हम रेस्ट बताते हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आप नॉर्मल डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकते हो। हैवी वर्क और हैवी वेट लिफ्टिंग हम सब में अवॉइड करते हैं, बिकॉज प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है और हमें नहीं पता आपका यूट्रस कैसे बिहेव करेगा। तीसरा मिथ आईवीएफ में मतलब कि बहुत सारे मिथ्स हैं।
तीसरा मिथ आईवीएफ में ये आता है कि बच्चा प्रॉपरली ठीक होगा, उसका दिमाग तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा, इस टाइप की भी हेल्दी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मशीन में ये क्रिएट हो रहा है। तो उसको भी हम काउंसल करते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी का बच्चा होता है, कोई अलग से बच्चा नहीं है, आप ही की सेल्स का बच्चा है, आप ही पे जाएगा। बहुत सारे कपल्स को ऐसा लगता है कि मिक्सिंग तो नहीं हो जाएगी, पिक्चर आ गई ना बहुत सारी, विक्की डोनर आ गई, उसके बाद भी एक पिक्चर आई थी जिसमें कि बेबीज एक्सचेंज हो गए थे। तो कुछ लोगों को ये फियर फैक्टर रहता है, तो ऐसा नहीं होता। पिक्चर तो मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, इसमें तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और कपल्स के जो एक एक चीज़ को लेबल किया जाता है। तो मिथ्स तो बहुत सारे हैं, जितने पेशेंट्स हैं उतने उनके मिथ्स हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब जो आईवीएफ से जन्मे बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। तो इस पे क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिकॉज आईवीएफ से जो जन्मे बच्चे हैं ना, दे आर स्ट्रोंगर देन अदर किड्स। देखो नेचुरल प्रेगनेंसी में तो गॉड ने एक नेचुरल प्रोसीजर बनाया ना, एक एग रिलीज हुआ और वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो गॉड ने एकदम पीएच सेट किया है, सारे केमिकल सेट किए हैं, उसमें वो नेचुरली बन रहा है ना। आईवीएफ में क्या है कि हम बहुत सारे सेल्स डिवीजन के लिए डालते हैं, उसमें से कुछ सेल्स आज अरेस्ट हो गए, कुछ कल अरेस्ट हो गए, तो जो लास्ट तक जो जिसने जंग लड़ी है मशीनी एनवायरनमेंट में, फिर वो चिपक भी गया, उसने प्रेगनेंसी भी दे दी। तो आप खुद सोचो कि वो स्ट्रांग होएगा कि वो वीक होएगा। जो बाहर की एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गया, अगर हम डार्विन्स की स्टोरी देखें कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वो फिटेस्ट ही है ना, जो इस एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके आपको प्रेगनेंसी अचीव करा रहा है। वो एम्ब्रियो कितना फिट है, तो ऐसा नहीं है, वो स्ट्रांग होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कई कपल जो हैं सालों तक अगर नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको यूजुअली आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो इसका सक्सेस रेट क्या है? क्या ये 100% है? नहीं, 100% नहीं है। 100% ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं है। मैक्सिमम सक्सेस रेट जो आईवीएफ का है वो इंडिया में ही अचीव किया जा रहा है। बिकॉज अगर आप अब्रॉड का डाटा करोगे, यूएस और यूके का डाटा करोगे, तो वो लोग क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं 11% टू 20 to 30% सक्सेस बाहर। और इंडिया में हम लोग जो सक्सेस अचीव करते हैं दैट इज़ अराउंड 75 to 80% पर साइकिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पेशेंट ओरिएंटेड साइकिल्स चलाते हैं इंडिया में। तो और इंडिया में जो है सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा दिया जाता है प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि मैंने कंपेयर किया है। बहुत सारे कपल्स अगर बाहर फेल हो जाते हैं तो इंडिया में हमसे साइकिल कराने आते हैं। तो व्हेन आई कंपेयर, तो मेरे को यही रियलाइज़ होता है कि वो लोग एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं अब्रॉड में। अगर उस पेशेंट को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ स्पेशल रिक्वायर्ड है तो वो उसको नहीं देख रहे हैं। तो इंडिया में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होता है, हर पेशेंट का अलग डोज होता है, हर पेशेंट का प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट अलग होता है। तो इंडिया का सक्सेस रेट बेटर है और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, बट इट्स नॉट 100%। ओके, ठीक है। जो आपके पास कपल्स आते हैं या जो दूसरे सेंटर्स में भी जाते हैं आईवीएफ के लिए, मतलब कौन से कपल्स होते हैं वो, उनको क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं कि वो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? हर कपल का ना अलग रीज़न होता है। 30% जो कपल्स होते हैं उनमें लेडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो ट्यूबल ब्लॉकेज है, या एंडोमेट्रियोसिस है, या यूट्राइन कोई प्रॉब्लम है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। या पीसीओडी है, पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है आजकल यंग फीमेल्स में। 30% में हमें मेल्स में दिक्कत पाई जाती है, 30 to नहीं 40% तक मेल्स में कमी आ रही है आजकल। जैसे कि स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं, ये सब। एंड 30 to 40% बाकी जो है उनमें दोनों में होती है, और 5% अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। मतलब कि उसमें अगर हम सीमन एनालिसिस करेंगे, स्पर्म का कुछ भी काउंट वगैरह चेक करेंगे, तो वो भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, और कोई रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूब्स भी ओपन है और फिर भी इनफर्टिलिटी है। तो मिक्स्ड रीजंस होते हैं। ओके, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान मतलब जितना महिलाओं को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है उतने ही पुरुषों को भी रखना होता है। तो उनको अपनी डाइट, लाइफ स्टाइल में क्या ऐड ऑन करना चाहिए कि अगर वो आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो सक्सेस की तरफ जाए? पुरुषों को आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज
मैंने अपने 15-16 साल के करियर में ये देखा है कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था आईवीएफ में, तो इतनी मेल इनफर्टिलिटी नहीं थी और वो बहुत राइज कर रही है आजकल। मतलब कि और डब्ल्यूएचओ ने तो क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया। पहले 100 to 120 मिलियन काउंट को नॉर्मल थे, तो अभी 50 मिलियन काउंट डब्ल्यूएचओ नीचे गिरा के ले आया अपना, मतलब कि स्टेटस ही नीचे गिरा के ले आया कि इससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहे हैं स्पर्म काउंट्स। और पहले मिलते होते थे 180 मिलियन भी मिलते होते, 200 मिलियन काउंट भी मिलते थे, आजकल नहीं मिल रहे हैं। जब से मोबाइल आया है, मोबाइल पॉकेट में रखा रहता है तो काउंट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। जब से इंटरनेट आया, डोंगल आया है, लैपटॉप आया है, तब से काउंट्स बहुत डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो पुरुषों को ध्यान ये देना है अपनी फर्टिलिटी के लिए कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसे टाइट जीन्स, और जो लैपटॉप है या फिर जो आपका मोबाइल का यूज़ कम करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, नाइट कल्चर, इसको अवॉइड करना है। अच्छी डाइट लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आंवले का जूस हो गया और फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये सारे इंक्रीज़ करना है। और अच्छी से स्लीप लेनी है, तो उससे उनके काउंट्स में इम्प्रूवमेंट आता है। ओके मैम, एक शॉर्ट में थोड़ा हमारे ऑडियंस को आईवीएफ का प्रोसेस बता दीजिए। आईवीएफ का प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसके अंदर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये भ्रांति कि आईवीएफ का प्रोसीजर पेनफुल है, वो आजकल नहीं है, क्योंकि आईवीएफ के जो इंजेक्शंस आ गए हैं वो बहुत ही महीन नीडल से लगते हैं और 10 से 12 दिन ही लगते हैं। पहले ये कम से कम 1 से सवा महीने लगते थे लॉन्ग प्रोटोकॉल में, अब शॉर्ट प्रोटोकॉल आ गई है। इसमें महीने के दूसरे दिन से आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बीच बीच में अल्ट्रासाउंड किया जाता है और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। जब आपके अंडे बन के तैयार हो जाते हैं तो आपको बेहोश करके एक पतली सी नीडल के ज़रिए बिना किसी ऑपरेशन के अल्ट्रासाउंड गाइडेड उन अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। आपके हस्बैंड का सीमन लिया जाता है, उसके साथ मैचिंग की जाती है। 5 दिन तक आपका भ्रूण हमारी लैब में बड़े प्रेम के साथ तैयार होता है, फिर उसको आपके गर्भाशय में दोबारा से डाल दिया जाता है। 1 से 2 भ्रूण डाले जाते हैं। ट्विंस के चांसेस भी 15 से 20% होते हैं, बाकी में सिंगलटन प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। 100% सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ही बेहतरीन है। 75 से 80% कपल में फर्स्ट साइकिल में कंसीव हो जाते हैं, बाकी बचे कपल अपने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर या सेकेंड साइकिल में जा सकते हैं। इंजेक्शंस जो हैं बाद में भी लगते हैं, हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगता है, कुछ दवाइयाँ चलती हैं। 3 महीने बाद जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी चलती है वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आयरन कैल्शियम पे चलती है। आईवीएफ का बच्चा सिजेरियन से पैदा हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये मिथ भी आप अपने माइंड से क्लियर कर लीजिए। और आईवीएफ एक बहुत ही मतलब कि रीज़नेबल और बहुत ही मतलब कि आजकल इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती है, और जितना आप और इलाज पे वेस्ट करते हैं मनी, उसके कंपैरिजन में आईवीएफ बहुत ही सेफ़ है और बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। कॉस्ट की अभी आपने बात की है, तो एक बार अप्रॉक्सीमेटली बता ही दीजिए कि क्या रेंज है इसकी। किस आईवीएफ की कॉस्ट 1.5 से 2 लाख के अंदर सब कुछ मिला क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि सिर्फ इसको हाई क्लास के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग के लिए देखो थोड़ा मिडिल महंगा क्लास होता के है। लोग बाइक अफोर्ड कर सकते हैं ना, स्कूटर अफोर्ड कर सकते हैं ना, हाँ, कितने हाँ, की आती है वही। बाइक स्कूटर, तो आईवीएफ भी अफोर्ड कर सकते हैं। और मिडिल क्लास के लोग डरते ज़्यादा हैं, उनको लगता है कि बहुत कॉस्टली है, बाद में भी बहुत कॉस्टली बैठ जाएगा, और कभी कोई कोई सेंटर्स ऐसे होते भी हैं जिनमें बजट बढ़ जाता है बाद में। तो एक अच्छा सा रीज़नेबल सेंटर आप चूज़ कीजिए। अगर कोई कपल आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने का सोच रहा है तो वो सेंटर चूज़ करने में बहुत मतलब उनको समझ नहीं आता कि हमें किस सेंटर में जाना चाहिए, कहाँ हम ट्रीटमेंट ले पूरा, तो वो कैसे चूज़ करें मतलब? आप 5, 6, 7 जितने भी सेंटर्स हैं जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको टाइम दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है, आप डॉक्टर की बात से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, वहाँ पे का सक्सेस रेट देखिए, कपल्स कैसे हैं, सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं, आपके किसी रिश्तेदार ने कराया है अगर तो कोई आपका रेफरेंस है कि नहीं है, इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे सैटेलाइट सेंटर खुल गए हैं जहाँ पे आपको खाली काउंसलर मिलता है, जहाँ पे खाली इंजेक्शंस लगा के कहीं और भेज दिया जाता है, उनका सक्सेस रेट कम होता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जहाँ आपको डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टर से बात होती है, डॉक्टर से आप अपनी
सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, वो सेंटर बेटर सेंटर होता है। ओके, आईवीएफ कितनी बार करवा सकते हैं? मतलब कि इंजेक्शंस आपको 3 बार से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। आपको डोनर एग या फिर एम्ब्रियो चेंज करना या यूट्रस की जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करना चाहिए। फिर भी अगर किसी का नहीं हो रहा है तो फिर वो सरोगेसी की एक ऑप्शन सरकार ने रखी है कि वो ले सकते हैं। ओके, जैसे अगर आईवीएफ से नहीं कंसीव हो पा रहा है तो इसके अलावा भी क्या कोई दूसरे ऑप्शंस हैं? अभी मैंने आपको बताया, तो आप डोनर एग्स पे जा सकते हैं। अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा बेकार है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन है और लगता है कि स्पर्म की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, तो आप स्पर्म चेंज करवा सकते हैं, डोनर सीमेन पे जा सकते हैं। या फिर सब कुछ करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, यूट्राइन प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस में स्टिक ही नहीं हो पा रहा है, तो आप सरोगेसी पे जा सकते हैं। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि अभी भी जो लोग आईवीएफ को लेके उलझन में हैं, मतलब हमने सब चीज़ें डिस्कस कर लिया, उसके बाद भी अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिर में? इतने सारे सवालों के बाद भी अगर आपको कोई उलझन है तो मैं तो अपना ही बता सकती हूँ कि आप वो उलझन मुझसे दूर कर सकते हैं या अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास बात कीजिए उनसे। मन में कोई भी विचार मत रखिए। जब मन शांत होगा, देखो मन और बुद्धि और बॉडी तीनों जब शांत होंगे तब हमें एक सक्सेसफुल, एक स्वस्थ बच्चा मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी उलझनें दूर कीजिए, डॉक्टर के साथ रैपो बनाइए। उसके बाद जब आप पूर्णतः सेटिस्फाई हो तभी आप किसी प्रोसीजर पे जाएं, तो आपको एक हेल्दी और मुस्कुराता हुआ बच्चा आपकी गोद में आएगा। धन्यवाद डॉक्टर शोभा, थैंक यू सो मच। आपने हमारे सभी मिथ्स क्लियर कर दिए।